नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत की समाज व्यवस्था आए दिन झटके खाती है, तभी बार बार विचार करने को मजबूर होते हैं कि हम कभी सुधरेंगे या नहीं। हरियाणा में एक दलित परिवार के बच्चों को जिंदा जला देने की घटना दिल दहला देने वाली थी। उसके बाद हुए हल्ले ने बिहार तक असर डाला। सोचें, यदि राजधानी दिल्ली के इर्द गिर्द ऐसा हो सकता है तो दूर दराज में क्या होता होगा। सचमुच अपनी समाज रचना में जातिवाद हिंदुओं का कोड है। हरियाणा से पहले उत्तर प्रदेश में दलित के प्रति जाति की कई घटनाएं हुई। विचित्र बात है कि जिन प्रदेशों में सामाजिक न्याय का ज्यादा हल्ला है, वहीं दलित उत्पीड़न सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में मजोली मंडलवादी किसान जातियों ने अपनी लाठी की दबिश ऐसी बनाई है कि दलित की मुक्ति संभव ही नहीं दिखती। मतलब दलित उत्पीड़न की आज जैसी जमीनी बारीकियां हैं, उस पर हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं। घटना पर सीधे केंद्र या राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ने व राजनीति करने का ट्रेंड गलत है। सवाल है कि इन मामलों में कानून व्यवस्था बनाम राजनीति बनाम सामाजिक संघर्ष का भेद करके सार्वजनिक विमर्श होना चाहिए या नहीं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीजेपी में कौमी सदर अमित शाह की मियाद बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बिहार के इंतखाबी नताइज आने से पहले ही एक के बाद एक पार्टी रहनुमा बताने लगे हैं कि अमित शाह दूसरी बार सदर बनेंगे। मरकजी वजीर दाखिला और पार्टी के सीनियर रहनुमा राजनाथ सिंह ने कहा कि बिहार के नतीजे चाहे जो आए, अमित शाह सदर बनेंगे। उनका ये बयान काफी अहम है। आखिर 2 साल पहले उन्होंने ही नरेंद्र मोदी को वजीर आजम के ओहदे का दावेदार बनवाने की पहल की थी। उसी तरह उन्होंने अमित शाह के दूसरी बार सदर बनने की पहल की है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बांग्ला अखबार आनंद बाजार पत्रिका से बात में इसका इशारा दिया था। उन्होंने कहा कि अमित शाह अच्छा काम कर रहे हैं और उनको दोबारा सदर बनाया जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि बिहार के नतीजे चाहे जो आए, इससे शाह की पोजीशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसी से मिलती जुलती बात मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने कही है। लेकिन बिहार के नताइज से ठीक पहले इस बहस के छिड़ने से कई सवाल भी खड़े हुए हैं। पहला सवाल इसकी टाइमिंग का है कि अभी इस पर बहस क्यों शुरू हुई। दूसरा सवाल बिहार के नतीजों को लेकर है कि क्या पार्टी नतीजों को लेकर शको शोबे में है। अगर पार्टी को बिहार इंतखाबात जीतने का पूरा यकीन होता तो ये बहस नहीं छिड़ती, क्योंकि बिहार जीतने के बाद तो यकीनी तौर पर उनका नाम उभरता। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी नाम इंतखाबात के बाद अपनी शबीह बदलने की जो तैयारियां शुरू की थी, उसे छोड़कर वापस पुरानी सियासत पर लौट आई है। कांग्रेस ने मुल्क में बढ़ते आदम बर्दाश्त के वाक़ये पर जिस तरह की सियासत की है, उससे ऐसा लग रहा है कि पार्टी रहनुमा एक बार फिर नरेंद्र मोदी की मुखालफत की सियासत शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के माहिरीन जराए का कहना है कि पार्टी के पुराने रहनुमाओं ने ही सोनिया को सदर जमहूरिया से मिलने, अपोजिशन जमातों के साथ इस मसले पर मफाहमत बनाने और इस पर इजलास कराने की सलाह दी है। आम इंतखाबात के ठीक बाद पार्टी के सीनियर रहनुमा ए.के. एंटनी ने कहा था कि कांग्रेस को अकलियतों को इस्तेमाल करने वाली पार्टी की शबीह बदलनी होगी। इसकी कोशिश भी हुई, लेकिन सूबाई इंतखाबात को नजर में रखकर कांग्रेस वापस पुरानी सियासत पर लौटी है। कांग्रेस के एक सीनियर रहनुमा का कहना है कि ये सियासत कांग्रेस को मगरबी बंगाल, असम और केरल में फायदा पहुंचा सकती है। वहां अकलियती वोटों का पोलराइजेशन कांग्रेस के लिए हो सकता है। इसलिए सोनिया गांधी ने लपक कर आदम बर्दाश्त का मसला उठाया और सदर जमहूरिया से मिलने गई। फिर उन्होंने सदारती भवन तक मार्च किया और अब जुमा को 2 रोजा इजलास हो रहा है, जिसमें दिल्ली में हाल में हुए एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम दानिशवरान शामिल होंगे। मनमोहन सिंह इसका रस्म इदारा करेंगे और राहुल गांधी इसका इख्तिताम करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। पंचायती इंतखाबात के नताइज से सपा के रहनुमा हैरान परेशान हैं। आमतौर पर पंचायती इंतखाबात में बरसर इक़्तिदार जमात को फायदा होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के हिमायती उम्मीदवार बुरी तरह हारे हैं। मुलायम सिंह के करीबी रहनुमा और अखिलेश हुकूमत के वज़रा के कई रिश्तेदार जमानत नहीं बचा पाए हैं। लोगों ने वज़रा के रिश्तेदारों को हराकर अपनी नाराजगी का इशारा दिया है। सपा के लिए असली फिक्र की बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी
पार्टी ने शानदार मुजाहरा किया है। 3000 से कुछ ज्यादा सीटों के लिए हुए इंतखाबात में 650 के करीब बीएसपी हामी जीते हैं। इसके उलट सपा, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को झटका लगा है। कांग्रेस रायबरेली और अमेठी में हार गई तो बीजेपी को वजीर आजम के इंतखाबी हल्के वाराणसी में 48 में से सिर्फ 8 सीटें मिली है। समाजवादी पार्टी के रहनुमाओं की फिक्र बढ़ाने वाली एक बात यह भी है कि मुलायम सिंह के गढ़ आजमगढ़ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने खाता खोला है। इसी इलाके में ओवैसी ने एक गांव भी गोद लिया है। सपा के रहनुमाओं को लग रहा है कि मुस्लिम बंट भी सकते हैं और नहीं बंटे तो एक मुश्त बीएसपी की ओर भी जा सकते हैं। इस इंतखाबात के बाद अगर उनको बीएसपी ही बीजेपी से लड़ती हुई नजर आई तो वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को छोड़ेंगे। कई मुस्लिम इदारों ने बीजेपी से सपा की बढ़ती करीबी को लेकर फिक्र का इजहार भी किया है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। मुल्क में बढ़ती मुबैना नफरत के वाकयात को लेकर कांग्रेस ने आज पार्लियामेंट से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया और सदर मोहतरम के सामने मुल्क में बढ़ती नफरत और तशद्दुद के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। कांग्रेस के इस मुखालफती मार्च की क़यादत पार्टी सरबराह सोनिया गांधी और पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी ने किया। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह भी इस एहतजाजी मार्च में शामिल हुए। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरों AK एंटनी, अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा वगैरह के साथ पार्टी के सभी मेंबरान पार्लियामेंट ने इस मार्च में हिस्सा लिया। इससे पहले कांग्रेस के रहनुमा पार्लियामेंट के अहाते में यकजा हुए और वहां महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश करने के बाद राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए। सदर मोहतरम से मुलाकात के दौरान कांग्रेसी लीडरान ने उनको एक मेमोरेंडम सौंपा और बढ़ती नफरत पर अपना एहतजाज दर्ज कराया। सदर मोहतरम से मुलाकात के बाद कांग्रेस ने कहा कि सदर ने उनकी बातों को तवज्जो से सुना है और जरूरी इक़दामात किए जाने का भरोसा दिलाया है। कांग्रेस ने मरकज की बीजेपी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत आने के बाद से मुल्क में नफरत और लिबरल मुसन्निफीन पर हमले के वाकयात बढ़े हैं। मरकजी वजीर मालियात अरुण जेटली ने मुल्क में बढ़ती नफरत के इल्जामात को मुस्तरद किया है और कहा है कि मुल्क में पूरी तरह अमन है। उन्होंने आज कहा कि मुसन्निफीन, शायर और दूसरे लोगों के एजाज और एवार्ड लौटाने का कोई तुक नहीं है क्योंकि पूरे मुल्क में अमन और भाईचारगी का माहौल बना हुआ है और नफरत का माहौल कहीं भी नहीं है। जेटली ने दावा किया कि भारत में कभी भी नफरत नहीं होगी और आगे भी नहीं रहेगी। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि कांग्रेस और दीगर पार्टियों के इक़्तिदार वाली रियासतों में जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उनके लिए मरकजी हुकूमत या बीजेपी को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा रहा है। फिल्म अदाकार शाहरुख खान के बयान के बारे में पूछे जाने पर जेटली ने सिर्फ इतना कहा कि अगर कोई शख्स कहता है कि मुल्क या समाज में नफरत नहीं होनी चाहिए तो इसमें क्या गलत है। अदालत उज़्मा की आईनी बेंच के सामने कॉलेजियम सिस्टम में इस्लाह के मशवरे पर बहस शुरू हो गई है। 5 जजेस की बेंच के सामने मरकजी हुकूमत ने आज मशवरा दिया है कि हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी का पैमाना तय किया जाना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने यह भी कहा है कि कॉलेजियम का एक मुकम्मल तौर पर सेक्रेटेरिएट रहना चाहिए। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि सभी हाई कोर्ट के लिए जजेस की तकर्रुरी का पैमाना अलग होना चाहिए। साथ ही हुकूमत ने यह भी कहा है कि मेरिट के ऊपर सीनियरिटी नहीं हावी होनी चाहिए। मरकजी हुकूमत ने अपनी जानिब से ये मशवरा भी दिया कि जजेस की तकर्रुरी में नामजदगी के साथ साथ दरख्वास्त को भी तस्लीम किया जाए। महाराष्ट्र में बीजेपी के हलीफ शिवसेना ने जंगबंदी का इशारा किया है। बीजेपी के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे शिवसेना ने कहा है कि इंतखाबात में जो कुछ भी होता है वो टेम्परेरी होता है। शिवसेना के अखबार सामना में लिखा गया है कि कल्याण डोंबिवली बल्दियाती इंतखाबात में दोनों पार्टियों के बीच बहुत कीचड़ उछला है, लेकिन इंतखाबात में जो कुछ भी होता है वो टेम्परेरी होता है। शिवसेना ने कहा है कि पुरानी बातों को भूलकर दोनों पार्टियों को आगे बढ़ना चाहिए। गौरतलब है कि शिवसेना कल्याण डोंबिवली बल्दियाती इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे अक्सरियत नहीं मिली है, जबकि दूसरी जानिब बीजेपी के वोटों में जबरदस्त इजाफा हुआ है और उसके अरकान की तादाद 42 पहुंच गई है। तभी अपने जारहाना मौक़िफ़ को नर्म करते हुए शिवसेना ने कहा है कि तरक्की यकीनी बनाने के लिए हर किसी को साथ लेकर चलने की जरूरत होती है। शिवसेना ने इसके साथ ही वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को खुद एहतसाबी का मशवरा दिया है और कहा है कि उन्हें
सोचना चाहिए कि क्यों एक साल के अंदर ही लोगों का उनसे दिल उचाट होने लगा है। इंडोनेशिया में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने मुंबई पुलिस के ऊपर संगीन इल्जाम आयद किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुंबई पुलिस के कुछ लोग भारत के मतलूबा मुजरिम दाऊद इब्राहिम से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों को इसका शक पहले से है, तभी कहा जा रहा है कि छोटा राजन को भारत लाने के बाद मुंबई की पुलिस उससे पूछताछ नहीं करेगी, दिल्ली पुलिस उससे तफ्तीश कर सकती है। बहरहाल भारत आने से पहले छोटा राजन ने यह भी कहा है कि वो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ लड़ाई को जारी रखेगा। उसने कहा है कि वो दाऊद इब्राहिम से डरा नहीं है। उससे जब पूछा गया कि वो दिल्ली में रहना चाहेगा या मुंबई में, तो उसने कहा कि पुलिस उसे कहीं पर भी रखे, लेकिन उसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। संदेह नहीं है कि आज समाज व्यवस्था की विरासत जैसे ही जातियों की राजनीतिक लाठी से बड़ा संकट पैदा है। राजनीति के चलते गांव देहात में जातिवादी लड़ाई है। जमीन और गांव पंचायत की सत्ता ने भी मजोली जातियों बनाम दलित में सियासी दंगल बनाया हुआ है। दलित उत्पीड़न में कई पेच है, इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। दिल्ली से सटे हरियाणा के सुनपेड़ के वाकये के बहाने संजीदा सामाजिक बहस की जरूरत है। सुनपेड़ में एक दलित फैमिली को जिंदा जलाने का वाकया गुज़िश्ता दिनों सामने आया। इसमें 2 बच्चे जलकर मर गए और उनके वालिदैन भी जख्मी हुए। इस वाकये पर सियासी बहस ज्यादा हुई और सामाजिक बहस न के बराबर हुई है। चूँकि इस वक्त बिहार में इंतखाबात चल रहे हैं, इसलिए पार्टियों के लिए इसे सियासी मुद्दा बना देना काफी आसान रहा। लेकिन जब तक ऐसे वाकयात को अलग थलग करके और लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी के तौर पर देखा जाता रहेगा, तब तक इनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। हरियाणा में इस तरह का ये पहला मामला नहीं था। गोहाना और झज्जर में पहले भी दलित फैमिली के साथ ऐसी बदसलूकी हो चुकी है। जुल्म करने वाले चेहरे और उनकी जात जरूर बदल गई, लेकिन दलितों का इस्तेहसाल बंद नहीं हुआ। दरअसल ये जितनी कानूनी परेशानी है, उतनी ही सामाजिक परेशानी भी है। जब तक समाज में इस्लाहात की बहस नहीं शुरू होगी और लोग ऐसे वाकयात पर भी जात बिरादरी के दायरे से ऊपर उठकर नहीं सोचेंगे, तब तक इस्लाहात की गुंजाइश नहीं है। कानून बनाकर कुछ हद तक ही काबू पाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी जात बिरादरी के बीच दूरी बढ़ेगी, जो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। दलितों के इस्तेहसाल के हिंदुस्तान में बेहद सख्त कानून है, लेकिन इस कानून से भी दलितों का कोई ज्यादा भला नहीं हुआ है। उल्टा इसका सियासी इस्तेमाल और बदकिस्मती से इसका इस्तेमाल किए जाने की खबरें ज्यादा आई। उत्तर प्रदेश में ही इस कानून के तहत हजारों मामले दर्ज हुए हैं। तभी कहा जा सकता है कि कोई एक हल इसके लिए काफी नहीं होगा। सामाजिक इस्लाहात की जरूरत है तो कानून की भी जरूरत है, लेकिन इसके साथ साथ दलितों की सामाजिक और सियासी मजबूती की भी जरूरत है। उत्तर प्रदेश में मायावती के बार बार वजीर आला बनने का एक बड़ा फायदा ये हुआ है कि दलितों में सियासी बेदारी आई है और वो अपने हुकूक के तई बाखबर हुए हैं। इससे उत्तर प्रदेश में दलितों के इस्तेहसाल के वाकयात पहले के मुकाबले काफी कम हुए हैं। जुनूब के सूबों में और महाराष्ट्र वगैरह में सामाजिक इस्लाहात की तहरीक चली है, तो वहाँ हालात शुमाली हिंदुस्तान के मुकाबले बेहतर हैं। सामाजिक तंजीमों और सियासी पार्टियों के अलावा मजहबी और सकाफती तंजीमों का भी इस मामले में एक बड़ा किरदार बनता है। उन्हें दलितों को पूरी तरह से समाज की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम करना चाहिए। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमें कई सालों से अहद ले रही हैं कि वो एक साथ खाने पीने और एक जगह आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लोगों में बेदारी लाएंगे, लेकिन दलितों को मेन स्ट्रीम में लाने की उनकी तहरीक भी नारों से आगे नहीं बढ़ी है। इसके साथ ही सुनपेड़ जैसे वाकये की तह में जाकर जमीनी सच्चाई को भी समझने की जरूरत है। मुख्तलिफ देहातों और इलाकों में टकराव की वजह अलग है। जमीन के झगड़े हैं, जाती अदावतें हैं, छुआछूत का मामला भी है, तो कहीं सियासी टकराव है। इन सब को एक तरह के चश्मे से देखना भी खतरनाक है। आमतौर पर दलित इस्तेहसाल के वाकयात पर अपोजिशन जमातें हुकूमत पर ठीकरा फोड़कर अपनी ड्यूटी पूरी कर लेती है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि ये सिर्फ सियासी फायदे नुकसान का मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक और इंसानी परेशानी है, जिसे सबके साथ मिलकर दूर किया जा सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद दलित उत्पीड़न पर चर्चा करेंगे। बिहार में आज दलित महादलित की राजनीति मुखर है। दलित आज
वहां छटपटाहट में लगते हैं। वे भाजपा के साथ मिलकर मंडल राजनीति से मुक्ति चाह रहे हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो दलित महादलित आगे कैसे गुजर करेंगे? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शुभव्रत भट्टाचार्य है। शुभो जी, दलित उत्पीड़न की घटनाओं का लगातार होना क्या कारण है? क्या अपनी जो समाज की विरासत है उसकी वजह, या इसके नए राजनीतिक कारण है? कुछ आरक्षण की नई प्रतिस्पर्धा, या कुछ जमीनी हकीकत कुछ अलग तरह की? क्या मानते हैं आप इसमें? बहुत दुखद बात है कि एक तरफ तो जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट, वो अपने अधिकारों के लिए मंडल कर रहे हैं, उनकी एका हो रही है, और उसी समय आंकड़ों के अनुसार 2004 से 2014 तक के दशक में भारत में दलितों पे जो एट्रोसिटीज होती हैं उसमें 245% बढ़ोतरी हुई है। हाँ। प्रोफेसर थोराट जो कि जेएनयू में हैं, उनके आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष इस देश में 13,000 से लेकर 15,000 तक दलित एट्रोसिटी होते हैं। हाँ। पर पुलिस उनको रजिस्टर नहीं करती, इसलिए ये कभी सामने नहीं आते हैं। हाँ। और उससे भी बुरी बात जो है, जब ये दलित अपनी एट्रोसिटी रिपोर्ट कराने जाते हैं, जैसे कि शायद गोहाना में हुआ, हाँ। तो वहां पर उनकी पिटाई हो जाती है उल्टी। रिपोर्ट तो दर्ज नहीं होती, उल्टे उनके साथ अत्याचार और हो जाता है। तो इसमें अपर कास्ट के अलावा, अपर कास्ट ओबीसीज के अलावा पुलिस का भी बड़ा रोल है। नहीं, लेकिन इसमें ये व्यवस्था के कारण, जो राज व्यवस्था है उसके कारण ज्यादा दिक्कत है, या जो सामाजिक बुनावट है उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो ज्यादा बड़ा कारण? देखिए, ये इसमें एकमात्र भारत की ओर ना देखें, ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिन्स के साथ अभी भी अत्याचार चल रहे हैं। अफ्रीका में क्या हुआ हम जानते हैं, वहाँ के व्हाइट्स ने वहाँ के ब्लैक्स के साथ क्या किया, साउथ अफ्रीका में। और हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका में भी मेरे ख्याल से 70 के दशक तक ब्लैक्स को इंसान नहीं माना गया, बसों में नहीं बैठने दिया गया। तो इसलिए हम ये ना कहें कि सिर्फ भारत ही, ये एक मानसिकता है जो अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल है। परंतु अभी इन कुछ दिनों में जो अधिकार की लड़ाई बढ़ गई है, एम्प्लॉयमेंट की लड़ाई है। हाँ। तो एम्प्लॉयमेंट और रोजगार की लड़ाई है। नहीं, इसमें जो सामाजिक न्याय, देखिए जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये देखिए बिहार में आज की तारीख में जीतन राम मांझी या दलित महादलित एक तरह से अपनी अलग तरह का अस्तित्व। अनफॉर्चुनेटली देखिए, चाहे बाबू जगजीवन राम रहे हों या जीतन राम मांझी रहे हों, ये जो पॉलिटिकल अपर कास्ट हो जाता है ना, हाँ। वो फिर वो नीचे को ताकता नहीं। उत्पीड़न की जितनी घटनाएं होती है, अंततः वो सरकार, अभी फिलहाल मौजूदा जैसे मोदी सरकार, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी जाती है, ठीकरा फूटता है प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी, क्योंकि नहीं, पर जमीनी तौर पर जो है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का, परंतु SC/ST एट्रोसिटी जरूर सेंटर की कंसर्न है। मेरा ये कहना है कि कानून अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, लेकिन क्या बुनियादी जरूरत ये नहीं कि कोई सामाजिक सुधार या सामाजिक चेतना, जागरूकता, कुछ समरसता, उस तरफ काम बढ़े और उसमें धार्मिक मठवट ये सब आगे बढ़ के काम करे? ऐसा है कि सामाजिक सुधार में सिर्फ विवेकानंद के नाम लोग लेते रहते हैं। मुझे नहीं मालूम उनके नाम लेने वालों में से कितने नहीं, वो भी है। और आजादी के बाद इस तरह की कोशिश हुई नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं रही। विवेकानंद का नाम लेना और उनके अनुयायी होना दो अलग अलग बातें हैं। और कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई काम नहीं कर रही इसमें कि या तो माइनॉरिटीज की नहीं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी भी, सामाजिक संस्था, भले मान लीजिए संघ परिवार भी कहता है कि हम पूरे हिंदू समाज है, तो उसमें दलित, हाँ, हमें गौर करना होगा कि जो पिछड़े थे, जो दलित थे, जो शेड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब्स और मुस्लिम्स, ये कांग्रेस के वोट बैंक के आधार थे, मूलभूत आधार थे। वहां से बिछड़ गए, कुछ बीएसपी में चले गए। वो भी इसलिए कि कांग्रेस ने कुछ मतलब उसमें क्या नहीं, उसको केवल वोट बैंक अलग अलग बांध के रखे। अब वो बीजेपी के वोट बैंक बन गए हैं। परंतु बीजेपी के ही शासित राज्य हरियाणा में अभी 2 इंसिडेंट्स हो गई हैं, और मुख्यमंत्री की जो रिएक्शन रही है वो शायद जो कि एक जो होना चाहिए था वो नहीं है। नहीं, तो उससे भी ज्यादा जरूरत ये नहीं कि संघ को या आरएसएस को या और किसी सामाजिक संगठन को, धार्मिक संगठन को, जो हमारे हिंदू धर्म की कमी है उसके ऊपर फोकस करते कुछ करें। आरएसएस की कोई भी खामी कुछ बता दे, परंतु आरएसएस का संगठन है जी, तो आरएसएस तो संगठन वो जमीन पे जाके काम क्यों नहीं कर सकता इस मामले में? अगर करे
देखिए अभी ये जो बल्लभगढ़ में जो घटना हुई है उसमें क्या हुआ है, यहाँ पर ये लोकल पॉलिटिक्स की चीज थी। पहले अपर कास्ट के पास सरपंच था, फिर उन्होंने जब ये सीट रिजर्व कर दी गई, हाँ दलित उत्थान के नाम पे, यही मेरा कहना, ये सब जगह पूरे उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत, पूरे यही स्थिति पंचायत के स्तर पर हो, जहाँ पर महिला आरक्षण हो वहाँ पर प्रॉक्सी, जहाँ पर दलित उत्थान हो वहाँ पर भी। तो ये सामाजिक न्याय के नीचे जो राजनीति है, नए जो इनके जो मुखिया बने दलित मुखिया, उन्होंने अपर कास्ट की बात नहीं मानी। जब नहीं मानी तो वहां से द्वंद शुरू हो गया। नहीं तो वही मेरा कहना सुबोध जी कि ये जो पूरे उत्तर भारत में सामाजिक न्याय के चलते हुए जो व्यवस्थाएं बनी आरक्षण, ये उससे ज्यादा टकराव बढ़ रहा है, ज्यादा विद्वेष हो रहा है। ज्यादातर जितने नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, साउथ इंडिया में भी होती हैं। ये मैं आज सुबह आंकड़े देख रहा था, हर स्टेट, चाहे तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरल में शायद नहीं है, केरल, बंगाल, एक दो जगह जहाँ पर लेफ्ट मूवमेंट सक्रिय रही है वहां को छोड़कर, लेफ्ट मूवमेंट वाले दोनों बंगाल और केरल में इस तरह का तनाव नहीं बना। ना तो वहां पर कास्टिज्म है, ना ही वहां पर एट्रोसिटीज हुई। लेकिन बाकी सामाजिक न्याय वाले प्रदेशों के अंदर ये बहुत भारी वो है समस्या, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ 5 साल में जो वोट लेने जाती हैं, तो वो जो एक आंधी फिल्म में किसी ने कहा था कि सलाम कीजिए आली जनाब आए हैं, 5 साल के देने हमें हिसाब आए हैं। वही होता है, उसी राजनीति के चक्कर में ये सब कुछ फंसा हुआ मामला, बस उसमें फंसा हुआ है, पर उनके उत्थान की कोई बात नहीं है। जी सुबोध जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। अब फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।